नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी सोशल साइंस की क्लासेस रहने वाली है। सामाजिक विज्ञान की क्लास रहेगी और ये क्लास नंबर आपका दूसरा है। और चैप्टर आप सभी को पता होगा कि ये चैप्टर भारतीय इतिहास का चैप्टर है, वो चैप्टर हम कर रहे हैं। इसका जो पहला पार्ट है, पहली जो क्लास है, हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है अगर आपने नहीं देखा है, और प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। सभी लोग तैयार रहिए। कल की क्लास में 25 प्रश्न किए थे और अगली क्लास में हम 25 प्रश्न इसमें भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सिमुक एक भारतीय राजा और निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? देखिए, इतिहास में प्राचीन, इसके बाद मध्यकालीन, इसके बाद आधुनिक, तीन आपके स्टेप में है, स्ट्रक्चर में है। तीनों स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो सिमिक एक भारतीय राजा निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? सातवाहन, कदंब, गंगा या काकतीय? तो सिमुक एक भारतीय राजा थे, जिस राजवंश के संस्थापक थे वह था सातवाहन। जी हाँ, सिमुक जो है, सात से सिमुक, सात से सातवाहन, सात सरौता वाला फैक्टर यहाँ पे कार्य कर रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सिमुक सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे और माना जाता है कि उन्होंने शुंग शक्ति को नष्ट कर दिया था। उसने रथिकों और भोजकों की सहायता से ऐसा किया था। उसने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। सिमुक जो है लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद उसके भाई कान्हा ने उसका सिर काट दिया था और उसके उत्तराधिकारी बन गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन और उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रशंसा निम्नलिखित में से किस शिलालेख में की गई है? जूनागढ़ शिलालेख, नानेगढ़ शिलालेख, नासिक शिलालेख या इनमें से कोई भी नहीं? डी ऑप्शंस, यानी 4 ऑप्शंस हमारी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो जो ऑप्शंस हमारा सही होगा वो आपको बताना है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन और उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रशंसा निम्नलिखित में से किस शिलालेख में की गई है? वह नासिक शिलालेख। किसकी बात करेंगे? नासिक शिलालेख की बात करेंगे। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र पुलमयी द्वितीय के शासनकाल के दौरान उनकी मां गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेख में किया गया था, और शिलालेख जो है यह प्राकृत में भी लिखा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां हैं? देखिए, हम दोनों चीज करेंगे। एमपी टेट वर्ग तो के लिए भारतीय इतिहास भी करेंगे और मध्य प्रदेश का इतिहास भी करेंगे। तो भारतीय और मध्य प्रदेश दोनों लेके चलेंगे ताकि पूरा कंक्लूजन आपको हो सके, क्योंकि आप लोग तैयारी 120 क्वेश्चंस कर लिए कर रहे हैं। और 7 PM में आपकी जो क्लास होगी, पहले पार्ट की क्लास हो रही 30 क्वेश्चंस की, तो 7 PM में बाल विकास पेडागोजी क्लास होगी, तो ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिएगा। कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां हैं? मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकाटिकम। नीचे ऑप्शंस दिए गए, केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या 1 2 3। तो कालिदास की कृतियां पूछी जा रही हैं। कालिदास की कृतियां मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये दोनों हैं। तो फर्स्ट और सेकंड किस में दिया गया देखिएगा, बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कालिदास को संस्कृत भाषा का सबसे महान कवि और नाटककार माना जाता है। कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास की कुछ उल्लेखनीय कृतियां अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। जब मृच्छकटिकम जो है यह रचना शूद्रक ने की थी। अगर आता है तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? शूद्रक, भास, विशाखदत्त या दंडी? तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के लेखक जो कहला जाते हैं वह
विशाख दत्त कहला जाते हैं। सी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही कर लेना है। देखिए, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त के लेखक विशाख दत्त हैं, और विशाख दत्त एक भारतीय संस्कृत कवि, एक नाटककार थे। शूद्रक जो है मृच्छकटिका नाटक के लेखक हैं। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोवर्धन पर्वत को सहजता से उठाने वाली कृष्ण की विशाल आकृति पाई जाती? मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में, देवगढ़ में। तो गोवर्धन पर्वत सभी लोग जानते हैं, सहजता से उठाने वाले श्री कृष्ण थे। ठीक है, अपने एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ठीक है, तो कृष्ण की विशाल जो आकृति पाई जाती है, हम बात करेंगे वाराणसी। जी हाँ दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को सहजता से उठाने वाले श्री कृष्ण की विशाल आकृति गुप्त काल से संबंधित सबसे बड़ी ज्ञात मुक्त एक खड़ी पत्थर की छवि है, और यह वाराणसी में स्थित है। इसके साथ अगला प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किस शक राजा को हराया था? मोगा, रुद्रदामन फर्स्ट, मेनांडर या नहपाना। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस राजा शक को जो हराया था, वह है नहपाना। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक राजा नहपान को हराया और सातवाहनों के पूर्व प्रभुत्व के एक बड़े हिस्से को फिर से जीतकर अपने वंश की प्रतिष्ठा को बहाल किया। अगला प्रश्न है, रवातक शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का प्रमाण प्रदान करता है? कनिष्क शासक का, कटफिसेस प्रथम का, वासुदेव द्वितीय का, बिम कटफिसेस का। रवातक शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का प्रमाण प्रदान करता है? हम बात करेंगे कनिष्क की। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का तीसरा शासक था। वह कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कटफिस प्रथम के पोते थे। बैक्ट्रियन भाषा में एक चट्टान पर लिखा गया प्रसिद्ध रप्तक शिलालेख और ग्रीक लिपि कनिष्क पर बहुमूल्य जानकारी प्रस्तुत करता है। तो कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य का तीसरा शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था? भेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, इब्न बतूता। तो वह विदेश यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था, वह आपका फाहियान। जी हाँ दोस्तों, प्रथम चीनी बौद्ध यात्री और भिक्षु फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत आए थे और सीयू की पुस्तक लिखी। तो सीयू की पुस्तक किसने लिखी? आपके फाहियान ने लिखी, और उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का विस्तार से वर्णन भी करती है। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासन में भारत आए थे। अगर वेनसांग पूछा जाता है तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। वेनसांग की बात करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माना जाता है कि निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने बनवासी के कन्दबों को हराया था? शर्वसेन, बिंदसेन, हैरिसेन या हैरिसेन सेकंड। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, 120 में से 100+ का स्कोर प्राप्त करना। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो किस वाकटक शासक ने बनवासी के कन्दबों को हराया था? और वह आपका बिंदसेन ने हराया था। जी हाँ दोस्तों, वाकाटक शासक बिंदशक्ति सेकंड बिंदसेन ने 355 से 400 ईस्वी तक शासन किया, और माना जाता है कि बिंदसेन ने बनवासी के कन्दबों को हराया था, और बनवासी के कन्दबों ने कुंतला उत्तर कर्नाटक पर शासन किया था।
उत्तर कर्नाटक में एक जगह है कुंतला, वहां पे शासन किया था। निम्नलिखित में से किसने वास्तव में पुष्यभूति वंश की नींव रखी? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन या ग्रहवर्मन की बात करेंगे। तो किसने वास्तव में जो है पुष्यभूत वंश की नींव रखी थी, और वह कहलाते हैं आपके प्रभाकर वर्धन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे और वे किसके दरबार में रहते थे? दंडी नंदीवर्मन सेकंड, भारवी नंदीवर्मन सेकंड, अपार नंदीवर्मन प्रथम, भारवी नरसिंह वर्मन प्रथम। तो 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे और वे किसके दरबार में रहते थे? तो वह आपके दंडी नंदीवर्मन सेकंड। पहला ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय ऋषि सह गुरु थे जिन्होंने 8वीं शताब्दी में भूटान और तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म का संचार किया था? आसंग, नागार्जुन, पद्मशंभव या महावीर? तो एक भारतीय ऋषि जो सह गुरु भी थे जिन्होंने 8वीं शताब्दी में भूटान और तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म का संचार भी किया था। तो आपके कौन से हैं? वह है आपके पद्मशंभव। सी ऑप्शन आपको सही कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा जो है दंत दुर्ग का उत्तराधिकारी बना? ध्रुव, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष प्रथम या कीर्तिवर्मन सेकंड? तो कौन सा राजा दंत दुर्ग का उत्तराधिकारी बना था? वह है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम राजा जो है दंत दुर्ग का उत्तराधिकारी बना था। दंत दुर्ग मतलब राष्ट्रकूट साम्राज्य की बात करेंगे। 736 से 756 ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली। दंत दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान किया था तथा उन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर, परमम्बटारक इत्यादि उपाधियां धारण की थी। दंत का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था जिसने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा का जो सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस जनजाति ने किया था? अरब, तुर्क, अफगान, मंगोल? तो भारत में सबसे पहले आक्रमण एक जनजाति ने किया था और वह जनजाति कौन सी है? अरब जनजाति। पहला ऑप्शन सही कर लीजिए। दोस्तों, भारत में मुसलमानों के आगमन को अरबों द्वारा सिंध की विजय के रूप में चिन्हित किया गया था। हालांकि इससे बहुत पहले अरबों के पास भारत के पश्चिमी तट पर पहले से ही बस्तियां थीं। सिंध के हिंदू शासकों की प्रारंभिक मुठभेड़ 636 में शुरू हुई और हाकम के नेतृत्व में खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब ने ठाणे और भरूच के खिलाफ भारत पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज के आदेश के तहत 710 ईस्वी में एक बड़ी सेना के प्रमुख के रूप में आगे बढ़े और मुकरान को वश में किया। बलूचिस्तान के माध्यम से आगे बढ़ गए और 711-12 में सिंधु नदी के किनारे अपना वर्चस्व स्थापित किया। ये इनकी हिस्ट्री है। अगला है, उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ हैं? कहानी की पुस्तकें, कानून की किताबें, महान महाकाव्य, हिंदू दर्शन का स्रोत? तो उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ कहलाता है? तो यह हमारा हिंदू दर्शन का स्रोत। डी ऑप्शन को सही कर लेना। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, हम्पी व्यापक रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था? विजयनगर की राजधानी थी, गोलकुंडा की राजधानी थी, इसमें भारतीय महाकाव्यों का फारसी से अनुवाद था, मध्ययुगीन भारत में इसका सबसे बड़ा अस्तबल था। तो हम्पी व्यापक रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह विजयनगर की एक राजधानी थी। हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध थी। आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक में हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया।
1343 से 1565 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। जब इसे डेक्कन मुस्लिम संघ द्वारा घेर लिया गया था तो हम्पी को इसके रणनीतिक स्थान के कारण चुना गया था, जो एक तरफ तुंगभद्रा नदी से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ रक्षात्मक पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसलिए इस स्थान को चयन किया गया था ताकि सुरक्षित रहा जा सके। अगला प्रश्न, न्याय सूत्र के लेखक कौन है? कपिला, गौतम, व्यास, चरक। सभी कमेंट कीजिएगा। न्याय सूत्र के लेखक पूछा जा रहा है, तो न्याय सूत्र के लेखक आपके गौतम हैं। बी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है, सटीक आंसर कर लेना है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि न्याय सूत्र अक्षपाद गौतम द्वारा रचित एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच यह रचित हुआ है और यह हिंदू दर्शन के न्याय स्कूल का मूलभूत पाठ भी है। यह तर्क, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के नियमों से संबंधित भी है। तो न्याय सूत्र जो है आपका, यह अक्षपाद गौतम द्वारा रचित एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। अगला, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? गौतम बुद्ध, अशोक, चोल या पल्लव ने करवाया था? सभी बताइएगा। तो हम किसकी बात करेंगे? सांची स्तूप का निर्माण की जब भी बात करते हैं अशोक का नाम आता है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन सही कर लेंगे। देखिए, सांची स्तूप सांची का एक महान स्तूप भारतीय के सबसे पुरानी पत्थर की संरचना में से एक मानी जाती है, जिसे मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। तो सांची जो स्तूप है किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था और ये लगभग 54 फीट की ऊंचाई वाले इस विशाल गोलार्ध के गुंबद में एक केंद्रीय कक्ष है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष भी रखे गए। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कौन सी गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित गढ़ी हुई गुफाओं की श्रृंखला है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या कह सकते हैं बादामी। तो कौन सी गुफाएं जो मुंबई हार्बर में स्थित गढ़ी हुई गुफाओं की एक श्रृंखला है, वह कहलाती एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई के पास मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप या घरपुरी, शाब्दिक रूप से गुफाओं का शहर भी कहते हैं एलिफेंटा को। इस पर स्थित गढ़ी हुई गुफाओं का एक नेटवर्क है। द्वीप हिंदू और बौद्ध गुफाएं हैं। 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा कि कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर किस गुफा में स्थित है? जी हाँ, कैलाश का प्रसिद्ध एक मंदिर है रॉक कट मंदिर। यह अजंता की गुफा में स्थित है। यह आपके महाबलीपुरम में स्थित है या आपके एलोरा में या बादामी में स्थित है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर किस गुफा में स्थित है? वह आपके एलोरा में स्थित है। जब भी कैलाश की बात की जाती है एलोरा का नाम आता है। कैलाशनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये 34 मठों और मंदिरों में से एक माना जाता है। 2 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। एलोरा महाराष्ट्र भारत में स्थित परिसर में एक उच्च बेसाल चट्टान की दीवार में कंधे से कंधा मिलाकर खोदा गया था। इन 34 मठों और मंदिरों में से कैलासा गुफा 16 अपने आकर्षक अनुपात के कारण द्रविड़ वास्तुकला का एक उल्लेखनीय एग्जाम्पल्स है। और आप ये भी जानते हैं कि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसे बनवाया था। राग टाक वास्तुकला की मूर्तिकला एक अलंकरण है। ये भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत को याद करने के लिए बनाया गया। ये एक चट्टान को तराश कर बनाया गया एक महापाषाण है और 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसे बनवाया था।
अगला प्रश्न है, कितने आश्रम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के युग में बने थे? 2, 3, 4, 5। देखिए, जैन और बौद्ध धर्म के युग में जितने आश्रम बने थे, टोटल 4 आश्रम बने थे। और 4 आश्रम कौन कौन से ये भी बताएंगे। 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। आश्रमों की व्यवस्था ने पुरुषों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में बिताने की अनुमति भी दी थी। तो कौन है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय, उत्तम, राजाधिराज या गंधरादित्य की बात करते हैं। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक आपका विजयालय था। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे महान राजा कौन था? हाल, सिमुक, सतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। सातवाहन वंश सबसे महान राजा, सातवाहन वंश का सबसे महान राजा कौन था? और वह था गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तनों, जल संरक्षण, समुद्री बंदरगाह या रॉक कट आर्किटेक्चर। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो धोलावीरा है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जी दोस्तों, धोलावीरा का सिंधु स्थल अपनी भविष्य की जल संचयन तकनीकों के लिए उल्लेखनीय है। इसने वर्षा का जल संचयन नेटवर्क, पानी की आपूर्ति करने वाले टैंकों, तालाबों की एक प्रणाली है। यहाँ तक कि सीवेज सिस्टम भी अपने समय के लिए उन्नत के लिए पर्याप्त सबूत भी है। तो धोलावीरा का जल संरक्षण उनकी उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है और हमें सिखाता भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनु स्मृति में किस विषय का उल्लेख है? राजनीति, कानून, अर्थशास्त्र, खगोल। सभी लोग बताइए, मनु स्मृति में किस विषय का उल्लेख है? तो मनु स्मृति की जब भी बात की जाती है तो कानून का नाम आता है। मनु स्मृति की संरचना और सामग्री का सुझाव यह मुख्य रूप से ब्राह्मणों, पुजारी वर्ग और क्षत्रियों, राजा, प्रशासन और योद्धा वर्ग पर लक्षित एक दस्तावेज है। पाठ ब्राह्मणों के लिए कानूनी और अपेक्षित गुणों पर 1034 छंद हैं और सबसे बड़ा हिस्सा क्षत्रियों के लिए 971 छंदों को समर्पित करता है। और इसका श्रेय महान प्रथम व्यक्ति कानूनविद मनु को दिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने आपको ये बात किया। अब कल की क्लास में हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास जानेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। तो प्राचीन वाला हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम माध्यमिक में चलेंगे, फिर आधुनिक में चलेंगे। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उस पर चलेंगे। तो हमारी जो डेली क्लास होती है आपकी सोशल साइंस की 11:30 AM में होती, सुबह 11:30 बजे ये क्लास आपको वीडियो मिल जाता है। तो चैनल को विजिट कीजिए, इतने टाइम आपको क्लास मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। तो सारी क्लासेज आपका पार्ट वाइज होंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। इसके बाद प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, अभ्यास पर प्रश्न पत्र चलेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।